तीन सवाल इस बजट को लेकर मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या योगी सरकार में 2027 से पहले 9 लाख करोड़ का चुनावी बजट पेश किया है? क्योंकि कोई बड़ी घोषणा इसमें नजर नहीं आती। आमतौर पर चुनाव से पहले जो चुनावी राज्य है उसमें हमने देखा कि बड़ी बड़ी योजनाएं, खास करके महिलाओं को लेकर बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बजट में ये दिखाई नहीं दे। लेकिन क्या उसके बावजूद ये चुनावी बजट हम मान सकते हैं? 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा रखा गया, यह भी इस बजट की बड़ी बात है। दूसरा सवाल, क्या पिछले बजट की 50% राशि खर्च नहीं कर पाने का विपक्ष का आरोप सही है? और तीसरा सवाल, क्या धर्म स्थलों के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए देकर ध्रुवीकरण का आरोप जो सियासी लगाया जा रहा है विपक्ष के तरफ से, क्या यह सियासी आरोप है या सही आरोप है? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण के लिए खास करके इस तरीके से इस पर पैसा खर्चा किया जा रहा है। तो शुरुआत इसी बात से मैं करना चाहूंगा, किस तरीके से हम इसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 9 साल लगातार पहली बार किसी पार्टी को मौका मिला है, राजेश चौधरी जी, की बजट पेश कर सके, लगातार बजट पेश करने का मौका मिला है। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह नवनिर्माण का बजट है? कुछ मुख्य बिंदु बताइए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास भी मैं चलूंगा। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका इस पर चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस बजट की यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया है, कोई बर्डन नहीं डाला गया है और उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश की आय बढ़ रही है, हर विभाग की आय बढ़ रही है बिना जनता पर किसी प्रकार का दबाव डाले। 9,13,000 करोड़ का बजट होना अपने आप में एक ऐतिहासिक है ये। और पिछली बार की यदि हम तुलना में बात करें तो 13% अधिक है। आपके ये आंकड़े ये सब दिखा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम योगी जी की सरकार कर रही है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा वृंदावन का विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, काशी का विकास हो रहा है, विंध्यवासिनी मंदिर का विकास हो रहा है, नैमिषारण्य का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक धरोहर वाली भूमि है। उत्तर प्रदेश में राम ने जन्म लिया है, भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, ये भूमि है। तो हम अपने जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका हम विकास कर देंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर्यटक आएंगे और तीर्थयात्री यहाँ आएंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपने देखा होगा महाकुंभ लगा, कम से कम 70 करोड़ के लगभग लोग आए और किस तरह से बूम किया उस क्षेत्र में, किस तरह से टैक्स बढ़ा, चाहे वो केंद्र सरकार का था या राज्य सरकार का था, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो हम अपने पर्यटन को इस तरह से डेवलप कर दें, पर्यटक स्थलों को, कि लोग यहाँ आकर्षित हों, भगवान राम की भूमि में आए, भगवान कृष्ण के आए, नैमिषारण्य में आए, विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने आए, काशी में आए। तो इससे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा और उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ रहा है। कुल मिलाकर हमने देखा कि आप बार बार धार्मिक स्थलों के विकास की बात कर रहे हैं और अगर बजट आवंटन भी देखें तो 400 करोड़ रुपए आपने उस योजना के लिए रखे हुए हैं। 150 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए, 125 करोड़ रुपए मथुरा के लिए, 150 करोड़ रुपए बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए आप यहां पर रख रहे हैं। अमित जमे, क्या सिर्फ यही वजह कि आपको लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ये सारे पैसे यहां पर खर्चे किए जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि एक सांस्कृतिक धरोहर बढ़ाने के लिए भी अगर सरकार चाहे उससे पर्यटन को भी विकास मिल सकता है, पर्यटन के लिए भी उसका फायदा हो सकता है, या आप इसे सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए साहिल भाई, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि वो 9 लाख करोड़ का जो बजट है, प्रोजेक्टेड जो बजट है, वो उन्होंने लागू करने की बात कही है। लेकिन हम अगर पिछले साल की बात करें तो आप किसानों की हालत देखिए, ग्राम विकास देखिए, स्वास्थ्य देखिए, महिला कल्याण देखिए और प्राथमिक शिक्षा देखिए। सवाल ये है कि 50% तकरीबन इन सभी मिनिस्ट्रीज के जो बजट हैं वो लैप्स हैं। लैप्स क्यों हैं? क्योंकि जो कार्यपालिका है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के विधायक की तो बात छोड़ दी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी वो बता के रखा हुआ है ये सारे जो विधायक हैं ये चोर हैं। इसलिए इस सारे मिनिस्ट्रीज के जो बजट्स हैं, विधायकों के रिकमेंडेशन पर ये सारे बजट्स जमीन तक नहीं जा रहे, जिसकी वजह यह है कि सभी मंत्रालयों के बजट ये लैप्स हैं। जब आप महिलाओं की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 50% महिलाएं एनेमिक हैं साहिल भाई। तो सवाल ये कि जो सरकार का प्रोजेक्टेड जो बजट, आपने कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बजट के एक एक मिनिस्ट्री वाइज
और जो ऐलान किए गए कि इन्वेस्टमेंट पे हमारे पास जो बजट आए, अगर आप ज़मीन पे जाएं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एमएसएमई में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हाथ का बनाया हुआ जो कुछ था वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं सबसे ज़्यादा नौकरियां हमारी एमएसएमई में मिलती हैं। अब आप एमएसएमई में जो हमारी संख्या है 96 लाख एमएसएमई हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 82 लाख तो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई इन 17 और 26 के बीच में। तो सवाल ये कि जो मदद है वो मदद नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी भदोई गए और भदोई जाने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के जरिए जो कारपेट इंडस्ट्री हमारी डाइंग हो रही, जो मर रही है, उसको सरकार पुनर्जीवन देने का काम करेगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को दिया, दिल्ली के लोगों ने और पीयूष गोयल ने उसको रिकमेंडेशन को मना कर दिया। आज हमारा एमएसएमई भदोई का हो, आगरा का हो, कानपुर का हो, ये मर रहा है साहिल भाई, ये मर रहा है। और ये जो बजट्स हैं अपने आप में सब सामने है, इसमें कोई समाजवादी पार्टी का इल्ज़ाम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कृषि के क्षेत्र में, ग्राम विकास में, स्वास्थ्य में, महिला कल्याण में, प्राथमिक शिक्षा में टोटली फेल्योर है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अधिकारी ये समझते हैं कि जो एमएलएज हैं, पर एक बार फिर आना चाहूंगा, वो चोर है। नहीं अमित जमाई, मैं इस मुद्दे पर दोबारा आना चाहूंगा कि जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी धार्मिक स्थल का उसके लिए कुछ आवंटन करना या उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा करना, ये धार्मिक ध्रुवीकरण के नजर से भी समाजवादी पार्टी देख रही है, उसका भी कारण मैं जानना चाहूंगा। लेकिन एक बार फिर राजेश चौधरी जी, दो आरोप आप पर लगाए जाते हैं, जो रियलिटी और जो बजट का आवंटन, ये दोनों चीजों में कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। इसको लेकर मेन आरोप आप पर लगाया जा रहा है। उसमें खास करके आपने कहा, अब जैसे कृषि पर आपने 9% बजट का हिस्सा आप कृषि पर खर्च कर रहे हैं, उस पर मैं अलग से आऊंगा। लेकिन उसके बावजूद पिछले बजट के मुकाबले अगर हम देखें, आप कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट आपने कम कर दिया है, लेकिन पिछले बजट के हिसाब से अगर हम देखें 57% खर्च सिर्फ कृषि का आवंटन पिछले बार जो हुआ था उसके मुकाबले। ग्राम विकास में आवंटन सिर्फ 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में सिर्फ 60% खर्च हो पाया है, स्वास्थ्य में 58%, महिला में 58%, महिला और बाल कल्याण जो विभाग होता है, और प्राथमिक शिक्षा में सिर्फ 62%। आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में 70% से ज्यादा कोई भी विभाग खर्च भी नहीं कर पा रहा है। यह भी कहीं ना कहीं सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर सकता है राजेश चौधरी जी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी कहती है कि विधायकों के रिकमेंडेशन पर खर्च नहीं हो पा रहा है, मुख्यमंत्री आपको ट्रस्ट नहीं करते, यह भी कहा जा रहा है कहीं ना। देखिए सबसे पहले तो मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है कि आप किसी व्यक्ति को चोर कहेंगे। जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, समाजवादी पार्टी उसको चोर बता रही है। इनके विधायक भी चोर हैं ना, वो भी चोर है क्या? उत्तर प्रदेश के विधायकों आपको बताने गए थे क्या? आपको बताने गए थे क्या? आपके मुख्यमंत्री, ये देखो, ये गुंडागर्दी की भाषा है, ये अराजकता की भाषा है, ये बेईमान और भ्रष्टाचारी की भाषा है। ये समाजवादी पार्टी के शासन में होता था। सुनिए, समाजवादी पार्टी के शासन में होता था जी, आपका भी किडनैपिंग समाजवादी पार्टी के शासन में ये सब होता था। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला ना, आप सुनिए भाई गौर से। यदि आप अपहरण की, किडनैपिंग की ही बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, मैं यदि आप किडनैपिंग की ही बात कर रहे हैं तो बताऊंगा, समाजवादी पार्टी के शासन में जितने किडनैप होते थे उससे 62% कम होते हैं अब 17 के बाद। बलबे 70% कम होते हैं, हत्या 47% कम होती है, लूट 85% कम होती है, डकैती 89% कम होती है। तो ये तो लुटेरों की सरकार थी, ये सब लुटेरों की सरकार थी। अब बोलिए मत ना भाई, सुनिए, धैर्य रखिए। और किसानों की बात आप कर रहे हो भैया, किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो।